नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पैसा बोलता तो है मगर अब पैसा दिखता नहीं, दिखेगा नहीं, वो सिर्फ पल भर में यहां से वहां हो जाएगा। कैशलेस दौर में पैसे का यही रूप है। भारत सरकार प्रचार में जुटी है कि एक ही साथ महानगरों से लेकर कस्बों गांवों में लोगों को बैंकों से नाता बदल जाए। एटीएम के कारण ऐसे ही हम या आप बैंक की ब्रांचों में कम जाने लगे थे, लेकिन अब एटीएम की हालत भी कहीं पुराने जमाने के पीसीओ जैसी ना हो जाए। पीसीओ गायब ही हो गया, कहीं एटीएम ना गायब हो जाए। मोबाइल फोन में ई वॉलेट डाउनलोड कीजिए, बैंक के ऐप डाउनलोड कीजिए और बिना मैनेजर का चेहरा देखे चेक साइन किए बिना लेन देन चालू कर दीजिए। जरूरी है कि जब लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के दायरे में ठेल ठेल कर लाया जा रहा है तो उन्हें इसी वक्त सुरक्षा को लेकर उसी पैमाने पर सतर्क भी किया जाए। नए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आप लापरवाही ना भी करें तो भी गारंटी नहीं है कि डाका नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन लुटेरों का गिरोह किसी दियर में नहीं रहता, दियरा में, बल्कि रूस, रोमानिया से लेकर अमेरिका, चीन कहीं भी हो सकता है और आपके खाते का पैसा उड़ा सकता है। हमें देखना होगा कि जिस तेजी से लाखों लोग कैशलेस सिस्टम को अपना रहे हैं, क्या उसी तेजी से हमारी पुलिस, साइबर सुरक्षा इस लायक हो सकी है कि साइबर सुरक्षा भंग होने पर तुरंत पैसा और इंसाफ दिला सके। अदालत भी 12 दिसंबर को एसोचैम और अर्नस्ट एंड यंग ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति नाम की रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार कंपनियां मोबाइल फ्रॉड को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि 40-45% लेन देन मोबाइल फोन के जरिए होता है। मोबाइल फोन का खतरा 60 से 65% बढ़ सकता है। पिछले 3 साल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े फ्रॉड में 6 गुना की वृद्धि हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर संजीव सोफट और डॉक्टर दिव्या बंसल का इंटरव्यू छपा है। इनका मानना है कि रेगुलेशन के मामले में भारतीय बैंकिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, बस हम लागू नहीं कर पाते। ये कौन सा खरे उतरना हुआ? इसके अनुसार भारत में डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन नहीं है, ये भी समझेंगे। ये क्या होता है? इन्होंने सुझाव दिया है कि वैसे ईमेल, फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज का कभी भी जवाब आप मत दीजिए जिसमें निजी जानकारी मांगी जा रही हो, यानी जन्मदिन, फोन नंबर वगैरह वगैरह। सभी कार्ड की एक लिस्ट बनाकर घर में किसी सुरक्षित जगह पर रखिए। ऐसे पिन नंबर ना रखें जिनके बारे में कोई आसानी से पता लगा सके। आशंका होते ही पिन नंबर तुरंत बदल दीजिए और किसी दोस्त को भी ना बताएं। ईमेल या डेस्कटॉप पर पिन नंबर या कार्ड नंबर ना रखें, किसी कागज पर रखें। किसी साइबर कैफे या पब्लिक पीसी से ऑनलाइन बैंकिंग ना करें। इसके बाद भी हम लोग चूक जाते हैं, कोई फोन करता है और अपना सारा डिटेल बता देते हैं। नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी सर्वे ने भारत के 1000 उपभोक्ताओं का सर्वे किया। उसके अनुसार 34% भारतीय बेहद लापरवाह और दिलदार निकले। वे अपने पासवर्ड किसी के साथ भी साझा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन में कोई खतरा नहीं है, मेरा डेटा कौन चुराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी का भी डेटा कोई भी चुरा सकता है। डेटा माने अब नोट, रोकड़ा। साइबर सुरक्षा सरकार, कंपनी और उपभोक्ता तीनों की जिम्मेदारी है, ऐसा कहते हैं। वैसे कोई भी सुरक्षा तीनों की जिम्मेदारी है। जो भी कंपनी डिजिटल बैंकिंग की सेवा देती है उसके पास पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS 2.0 प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये सब सीख लीजिए हिंदी में भी। अक्टूबर महीने में 32 लाख डेबिट कार्ड की सूचना उड़ा ली गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक के कार्ड का डेटा चोरी हो गया था। भारत के इतिहास में साइबर फ्रॉड की एक फाइनेंशियल क्राइम की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बयान जारी किया था कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं, ग्राहकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। NPCI ने कहा था कि 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत आई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख की रकम निकल गई। अब इसमें से अगर 20 लाख आपके निकल गए तो कहां छटपटाते रहेंगे, कल्पना कीजिए। इन कार्ड के साथ चीन और अमेरिका में फ्रॉड किया गया है। जाहिर है इस खेल में लुटेरा चीन और अमेरिका का रहा होगा। वो पकड़ा गया है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इतना आसान भी नहीं है साइबर झपटमारों को पकड़ लेना, खासकर देशी भी नहीं पकड़े जाते। बहुत से लोगों के साथ आए दिन ऐसा होता रहता है कि उनके कार्ड से किसी और ने पैसे निकाल लिए। 10 सितंबर को हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने एक स्टोरी फाइल की। दिल्ली के ही कंजावाला में किसी ने क्लोन बनाकर, नकल करके एटीएम से 6 लोगों के लाखों रुपए निकाल लिए एक ही दिन में। MD पांडे ने कंजावाला के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम से 10,000 रुपया निकाला। उसी रात गुड़गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 35,000 रुपया किसी और ने निकाल लिया। उन्हें तब पता चला जब रात 11 बजे मोबाइल फोन पर मैसेज आया। वहीं के निवासी हैं संजय माथुर, इनका 70,000 रुपया निकाल लिया। इन्हें FIR दर्ज करने में ही 15 दिन लग गए। दिल्ली पुलिस से लेकर बैंकों के चक्कर लगाते रहे, तब FIR हुई। ये घटना की रिपोर्ट हमने जब 32 लाख डेबिट कार्ड चोरी हुए थे उनके डेटा तब भी बताई थी, सेम टू सेम।
2 महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से यह जवाब आया है। आज ही रवीश ने बात की है पांडे जी से कि जवाब आया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिस एटीएम से पैसा निकाला गया था वो लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे। देखिए, 2 बैंकों के बीच में ही तालमेल ठीक नहीं है, यानी अभी तक लोग अपना पैसा हासिल नहीं कर पाए हैं, जबकि इसी गांव के आधा दर्जन लोगों के कार्ड का नकल बनाकर लाखों रुपया निकाल लिया गया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा है। कस्बे और गांव के लोगों के साथ ऐसा हुआ तो वो किसको जानते हैं, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंक के दौर में ईमेल से जवाब तो आ जाता है, मगर लूटा गया पैसा वापस लेने में महीने लग जाते हैं, आता भी नहीं है कई बार। सोमवार के इकोनॉमिक टाइम्स की शैली सिंह की रिपोर्ट छपी है कि भारत के 70% एटीएम मशीनों को हैक करना, मैंने उनसे जानकारी उड़ा के आपका नोट उड़ा लेना, जानकारी को यहां पैसा समझें, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सभी एटीएम विंडो एक्सपी नाम के सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2014 से सुरक्षित करना, अपग्रेड करना बंद कर दिया। रिपोर्ट में एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने कहा है कि यह काम बैंकों का है कि वे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इस कारण हैकरों के लिए इन एटीएम मशीनों के जरिए आपके कार्ड को हैक करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दुनिया भर में एटीएम मशीनों को 5 साल में बदल दिया जाता है, नए सॉफ्टवेयर लगा दिए जाते हैं, लेकिन भारत में 10-10 साल तक इन्हें नहीं बदला जाता। इन्हें हटाया भी जाता है तो नष्ट नहीं किया जाता, किसी और जगह पर लगा दिया जाता है। दिल्ली का माल पटना में, पटना का माल मोतिहारी में। इस रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट का बयान नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स में, लेकिन अखबार ने लिखा है, ये काफी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है ये रिपोर्ट। दिल्ली के शाहदरा के लोकेश जैन की कहानी देखी। कैशलेस दौर के माहौल में मोबाइल बैंकिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन अगले दिन जब वो मोबाइल वॉलेट से बिजली बिल भरने गए तो पता चला कि उनके खाते से 17,580 रुपए गायब हो गए। मीडिया को बुलाने लगे, चारों तरफ चैनल को चल गया, उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस दिख रहा था। पुलिस से शिकायत कर दी है, जांच चल रही है, ये चलती रहेगी। इसी साल फरवरी में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से भारतीय रुपए में 660 करोड़ रुपए उड़ा लिया गया। दुनिया में अब तक इससे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड नहीं हुआ। अभी तक यह पैसा वापस नहीं हुआ है। जब बैंक अपना वापस नहीं ले सकता है, ले पाया है, तो आपका लूटा गया पैसा कैसे मिल जाएगा? इतनी आसानी से तो नहीं। हमने आईसीआईसीआई बैंक की नियमावली जाकर पढ़ने का प्रयास किया कि ऐसी स्थिति में बैंक अपने ग्राहकों से क्या वादा करता है। भारत में बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया BCSBI है, बैंक इसके सदस्य होते हैं। इसने एक उपभोक्ताओं के लिए गाइडलाइंस बनाई है और इसी के अनुसार आईसीआईसीआई ने वादा किया है कि किसी फ्रॉड के मामले में अगर बैंक मान ले या सहमत है कि गलती उसकी है या उसके स्टाफ की है, तो बैंक अपना दायित्व स्वीकार करेगा और क्लेम चुकाएगा। फ्रॉड होने पर जब ब्रांच या उपभोक्ता में से किसी की गलती नहीं होगी, दोनों की, तो एक सीमा तक बैंक उपभोक्ता के नुकसान की भरपाई करेगा। अब 10 लाख रुपया किसी ने उड़ा लिया तो आपको हो सकता है कि 10,000 मिले या 20,000 मिले। जॉब रैकेट, लॉटरी, ईमेल के जरिए फंड ट्रांसफर करना, इनसे वैसे ही सावधान रहिए। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ तो बैंक तय करेगा कि क्या उसके स्टाफ ने ऐसा किया है। ऐसा साबित अगर हो गया तो बैंक अपना दावा तय करेगा कि आपको कितना देना है। बैंक की गलती होगी तो बैंक पूरा पैसा चुकाएगा। अगर उपभोक्ता या बैंक में से किसी की गलती नहीं होगी और सिस्टम में किसी गड़बड़ी से ऐसा होगा तो 5,000 रुपए तक के लिए चुकाया जाएगा। मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। जो भी इस जीवन में इस तरह का भुगतान होगा फ्रॉड का, वो एक ही बार हुआ। अगर दोबारा आपके खाते से फ्रॉड हो गया तो शायद 5,000 भी ना मिले। वैसे हिंदी में भी आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट पे काफी विस्तार से क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और तमाम बैंकों की वेबसाइट पे इसकी जानकारी है, आप पढ़िए जरूर। ऑनलाइन बैंकिंग आज की सच्चाई है, इसका इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है, खतरे भी उतने ही हैं। अब आपको समझना है कि आपका पैसा पल भर में किसी ने गायब कर लिया तो क्या आप उसे साल भर में वापस ले पाएंगे? क्या आपको पता है कि क्या क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे पूछना है? पुलिस, बैंक, उपभोक्ता, ईमेल वगैरह वगैरह कितना क्या करेंगे? बैंकिंग कोड किसी फ्रॉड की स्थिति में बैंकों को बचाने के लिए है या उपभोक्ता को? अब समय आ गया है कि हम नए सिरे से उसकी गाइडलाइन को देखें। ये सब नए विषय हैं जिनके बारे में आपको ही नहीं, हम पत्रकारों को भी जानने समझने की बहुत जरूरी है। वैसे हमारा भी ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, कुछ नहीं कर पाए। बरखा दत्त का भी कर लिया गया, कुछ नहीं हो पाया। राहुल गांधी का भी कुछ नहीं हुआ। तो नहीं होता है तो आप कस्बे में हैं, अगर सहारनपुर में हैं, हमीरपुर में हैं, तो क्या करेंगे? टाइम में हम यही बात करेंगे। साकेत मोदी साहब हैं हमारे साथ, CEO हैं, लुसिडियस इनकी कंपनी है। प्रशांत मानली साहब हैं, वकील हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। विवेक बेलगावी साहब हैं, पार्टनर हैं, वो फिनटेक लीडर हैं PwC के। तो प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए अगर हम हिंदी के दर्शकों को सरल तरीके से ये बता सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कितना डरना चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए। क्या ये बात सही है कि हमारे ATM जो हैं
वो कभी भी धोखा दे सकते हैं किसी के साथ भी। देखिए, जो हमारी एटीएम है, इसमें से 70% एटीएम जो है हमारे, उसके अंदर विंडोज़ एक्सपी नाम का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। और ये विंडोज़ एक्सपी 2014 अप्रैल 2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सर्विस देना बंद कर दिया है। इसके अलावा जो एटीएम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, और ये जो अभी नए फ्रॉड्स की जो जन्म होगा, जो आपके वॉलेट से होगा, वो अलग टाइप के फ्रॉड्स आपके सामने आएंगे। तो जब भी आपके कोई भी ग्राहक के साथ ये फ्रॉड होता है, तो उनके साथ उन्हें 3 चीज़ें करनी होती है। पहले तो आप बैंक में जाके एक अपने हाथ से अपनी भाषा में कोई भी पत्र लिख के बैंक मैनेजर को देके उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए। दूसरी बात, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिल करके उनकी भी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए, क्योंकि वो एफआईआर तो तुरंत करते नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आपका पैसा सचमुच मोटा हो, तो आप अपने स्टेट के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो सेक्शन 46 हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसके तहत बनाया गया है, मतलब जो आईटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ये कहाँ बैठता है सर? ये जो ऑफिसर का नाम लिया, ये किधर होता है? बैंक में होता है या ऑफिसर सरकार का होता है? हाँ, ये जो सरकार का होता है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं, स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं हर एक स्टेट के, उनके पास पत्रकार नहीं मिल पाते हैं। ये आम आदमी कैसे मिलेगा प्रशांत जी? स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जर्नलिस्ट नहीं मिल पाता है। कोई अगर हमीरपुर का आदमी को अगर पैसा फ्रॉड हो गया तो कहां मिल पाएगा उससे? वो लखनऊ जाएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने। यही तो इसमें दिक्कतें है। जो 30 स्टेट है, 30 स्टेट में से करीब 3 स्टेट के ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, बाकी स्टेट के तो कर ही नहीं रहे हैं। मतलब डिजिटल इंडिया का ये हाल है कि डिजिटल इंडिया में आप डिजिटल इंडिया में सहभागी तो हो, लेकिन इसमें ग्रीवेंस हैंडल करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अब पुलिस के पास, अभी आप देखो, लाखों की कमाई हो, अगर फ्रॉड हो तो पुलिस शायद आपके पास देखती भी है, लेकिन 10-15 हजार का आपका फ्रॉड हो तो शायद पुलिस देखती भी नहीं आपके पास। तो वैसे ही हाल ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का भी है। इससे बदतर हमारे साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल जो हमारा दिल्ली में है, उसमें तो 2012 से आज तक जज नहीं है, चेयरमैन साहब है नहीं उसके अंदर, अभी तक अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। ये क्या संस्था है? इसका क्या काम है? साइबर अपीलेंट ट्राइब्यूनल। या ये जो साइबर अपीलेट जज नहीं है इसमें 2012 से। 2012 से आज तक जज अपॉइंट नहीं हुआ है। और आज अपनी स्थिति है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर एक ही के पास, व्यक्ति के पास पदभार है, तो हम इसे तुरंत कर सकते हैं, ताकि डिजिटल इंडिया में जो रिड्रेस मैकेनिज्म है कि भाई कल कुछ गलत हो जाती है तो आराम से कर पाए। तो प्रशांत जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फ्रॉड है, इनका प्रतिशत क्या है? क्या ये सामान्य रूप से रोज अलग अलग लोगों के साथ हो रहा है? एक ऑफलाइन बैंकिंग, यानी जो पुरानी व्यवस्था में बैंकिंग होती थी, तो मैं ये सोच रहा था कि पहले हम खबर पढ़ते थे कि बैंक लूट लिया गया, ठीक, इसमें भी बैंक लूटा जा सकता है, जैसे बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक हैक करके लूट लिया गया। लेकिन यहां तो बैठे बैठे आपका अकाउंट से भी पैसा कोई लूट ले सकता है और साकेत के अकाउंट से भी कोई पैसा लूट सकता है, ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका प्रतिशत क्या है? क्या बेवजह डरने की बात है? ये कोई छोटी मोटी एकाध घटनाएं होती हैं देश में? अगले 5 वर्षों में 30,000 करोड़ सिर्फ 27 पीएसयू बैंक से, उसमें से फ्रॉड के जरिए लूटा गया हुआ है। 30,000 करोड़ की बड़ी रकम लूटी गई है। अच्छा, साइबर फ्रॉड का जो मामले है वो हर साल करीब 300% से बढ़ते जा रहे हैं। हर एक पुलिस, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखते हैं तो 300% से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये अलग अलग स्कीमों के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा लूटा जा रहा है, या फिर ईमेल स्कैम के द्वारा, या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के द्वारा, अलग अलग फ्रॉड्स के द्वारा लूटा जा रहा है। ठीक है साकेत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जिन्होंने जिस ग्रुप ने बरखा का और इन लोगों का ईमेल हैक किया है, तो उसका एक इंटरव्यू छपा है factordaily.com पे। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास भारत के एनपीसीआई, जो ये सब जो मोबाइल वॉलेट बैंक का, या आईडीआरबीटी, नेफ्ट, आईएमपीएस, मतलब बैंकिंग के रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड, उनके सारे डेटा हैं, और बैंकों के जो सर्टिफिकेट हैं इनक्रिप्शन के, माने जासूसी के, माने गुप्तता के जो सर्टिफिकेट है, वो सब भी उनके पास है। तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस वक्त कोई हैकर चाहेगा बैंकों से पैसा उड़ा सकता है, इतना आसान है। इसमें 2 चीज़ें मैं कहनी चाहूँगा। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन देखते हैं जिस हिसाब से चीज़ें होती है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक का एग्जांपल लेते हैं, जेपी मॉर्गन चेज। उनका साल का बजट होता है
300 मिलियन US डॉलर्स, विच कम्स टू क्लोज टू करीब 2000 करोड़ रुपए, जो वो हर साल खाली साइबर सिक्योरिटी पे स्पेंड करते हैं। 2000 करोड़ रुपया साइबर सिक्योरिटी पे खाली खर्च साइबर करते हैं। सिक्योरिटी भारत हर का कौन सा बैंक 100 करोड़ रुपया भी खर्चा करता है? उतना नहीं करता है, उतना भी नहीं करता है। तो मैं ये इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों दिया आपने ये उदाहरण? उसके बावजूद वो 3 साल पहले हैक हुआ था। 2000 करोड़ रुपए स्पेंड करने के बावजूद एक काफी बड़े in a very big way they were hacked and in a bad way. So बोलने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप ऑनलाइन जाते हैं, it is given that there will be certainly multiple kinds of risks which will be there. पर हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ऑनलाइन अवेयरनेस के साथ जानी चाहिए। आपने जिस तरीके से शुरू में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई कि किस हिसाब से एक आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो ऑनलाइन जा रहा है। इसमें दो एंगल है आपके उदाहरण से। एक तो बैंक को तो पता होगा क्योंकि वो अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जब वही दुनिया का सबसे बड़ा बैंक 2000 करोड़ रुपया साल का खर्चा करके सिक्योर नहीं है, तो हम आम आदमी को क्या झूठ मूठ का बता रहे हैं कि अपना पासवर्ड मुश्किल रखना, ऑनलाइन साइबर पीसी में मत करना, मोबाइल फोन मत चोरी करना, वो तो होगा ना। फिर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसलिए दूंगा, एक बार अगर हम फिजिकल, तो पहले बैंक तो अपने आप को ये बताएं कि वो मजबूत हैं, उनका डेटा नहीं जाएगा, वो क्या इंश्योर कर सकते हैं बैंक? अगर मैं आपको एक फिजिकल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूं, क्या आप मुझे ये इंश्योर कर सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी 100% सिक्योर्ड है? हम तो एक ऐसे देश में आते हैं जहां पे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। मैं मानता हूं कि बैंक में डकैती हो जाती है, लेकिन मैं घर में बैठा हुआ हूं, है ना, एक मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि वो हैशटैग लगा दो, स्टार लगा दो, मुश्किल लगा के एक अपना पासवर्ड बना लो। कोई याद तो रखेगा नहीं, वो रखेगा तो जेब में ही रखेगा, कहीं ना कहीं रखेगा, फिर भी वो किसी को मिल जाएगा। तो एक पासवर्ड से मेरी जिंदगी भर की कमाई कोई लूट सकता है, यही लूट सकता है ना। ये पहले के फिजिकल सिस्टम में नहीं था। तो ये तो दुनिया तो बदल गई है, बदलेगी। मैं आशंकावादी नहीं हूं, मैं जा रहा हूं कि आप बताइए, गारंटी कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं ये नहीं होगा अगर आप अवेयरनेस के साथ इसे यूज करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आप अपनी सारी लाइफ की सेविंग एक ही बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो अगर वो हैक होगा तो डेफिनेटली आप सब कुछ ही, इसका मतलब हम 5 और खोल लें, 5 और अकाउंट खोल लें, बिल्कुल खोलिए। एक आदमी 5 और अकाउंट, आप सारे अंडे एक बास्केट में, तो ये आपने काम बढ़ा दिया ना, फिर वो तो बहुत सारे लोग एक ही में, तो चलिए ठीक है। नहीं, पर ये नंबर 1 है। दूसरी चीज, खाली बैंक अकाउंट की बात नहीं है। आप आज अगर क्रेडिट कार्ड भी लेने जाते हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज के दिन ज्यादा क्रेडिट लिमिट होना इज बिकम अ स्टेटस सिंबल। जबकि आज मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड है जिसके एवरी कार्ड हैज अ लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। सो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अपने रिस्क को, रादर देन एक कार्ड लेना जिसे 10 लाख रुपए। तो लोग 4-5 कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लें, यही आप सारी चीजें अगर एक मतलब ये तो देखिए साकेत जी, आप कर सकते हैं, मैं उतना तेज नहीं हूं, तो हो सकता है आपके संपर्क में मैं कर सकता हूं, लेकिन जरा ये जिले के लोग, कस्बों के लोग, गांव के लोगों पे तो ज्यादा है ना कि 4 क्रेडिट कार्ड, 4 प्रकार का पिन नंबर कहां से रखेगा सर? अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, हम बोल रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले जिस तरीके से बैंक अकाउंट खुलाया जाता था, आज बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अगर पता है, फॉर एग्जांपल डीबीएस का ये एक नई सर्विस है और वो बहुत अच्छी सर्विस है, जहां आप खाली फिंगरप्रिंट दीजिए कैफे कॉफी डे में जाके, जहां पे फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड नंबर अगर आप अपना इसको व्यापक मत बनाइए ना, कहीं कहीं तो अलग अलग सुविधाएं हैं। मैं ये 2 बातें मैं जानना चाहता हूं। आपने एक जिम्मेदारी डाली उपभोक्ता को सतर्क रहना, वो ठीक बात है, हाँ? ये जो जिम्मेदारी डलवा रहे हैं उपभोक्ता पे, बैंक सुरक्षित हैं हैकर से? बैंक, कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जब सुरक्षित नहीं तो 100% कुछ नहीं होता। तो बैंक का पैसा लुटाएगा तो बैंक की देनदारी है। अब आम आदमी का अगर उसकी गलती से पूरी कमाई चली जाए, तो अब हम उसको क्या ये कहें कि वो 5 अकाउंट खोले, 5 कार्ड रखे? मतलब सर उसको क्या बताएं? अगर आज आपको जो कन्वीनियंस मिल रहा है डिजिटल बैंक के कारण, जहां पे आपको एक पूरा दिन चल जाता था खाली बिजली की बिल देने के लिए, वहां अगर 5 मिनट, वो हम समझ रहे हैं, नहीं लोग वो कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ये होने जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो एजुकेट करने के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी का, वो दिल्ली का ही गांव है, जिसके गांव का अगर 70,000 रुपया अगर किसी का चला गया, तो 1 साल की किसी की सेविंग होती है, हाँ, और 2 महीने तक उनकी सेविंग नहीं आई। वो पीएमओ को भी चिट्ठी लिखा, उनका एक्सेस तो एक रिपोर्टर के पास था, अगर रिपोर्टर गया, एक एनडीटीवी में कवरेज हुआ, तब जाके एफआईआर हो गई। सबके पास तो एक्सेस नहीं है ना सर। पर दूसरे साइड अगर आप देखो, वो एक ही आप एग्जांपल, ये क्यों हुआ? अगर ये हो गया, अगर जिस दायरे से किया जा रहा है तो ये हो गया, तो ये देनदारी बैंक की बनती है कि नहीं बनती है? अगर बैंक के साइड से कोई गलती थी तो जरूर बनती है। अगर एटीएम से क्लोन हो गया है तो उसकी तो जांच ही नहीं हुई सर अभी तक। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और उस केस में बैंक को जरूर पैसे पूरे तरीके से वापस देना चाहिए। और लॉ भी ये कहता है, और ये प्रशांत आपको और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि लॉ के कारण अगर आप पहले 4 दिन के अंदर बैंक को कह देते हैं कि ये चीज हुआ है, और ये प्रूव हो जाता है कि आप
इसमें ऐसा किसी भी तरीके से मैंने वो एक आध अपवादों में हुआ होगा। हम लोगों को आपको ये सुविधा होगी, लेकिन ज्यादातर बैंकों का क्या रवैया है वो आप, हमारी सहयोगी हैं रेवती लॉल, उनको इतना दौड़ा दिया, उनका भी पैसा इसी तरह से गया था। पर हम विवेक जी जानना चाहते हैं कि ये जो एटीएम मशीन है, क्या मतलब इस हालत में जो आप लोगों की रिपोर्ट है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, अगर हम मान लें, दुनिया का उतना अनुभव नहीं है, कि अमेरिका का कोई एटीएम है वो कितना सिक्योर है, अगर तुलना करके बता दें सिस्टम से, और भारत का जो एटीएम है जो ज्यादातर 75% आप लोग बोल रहे हैं, वो कितना असुरक्षित है सर? ठीक है, सो जरा मैं एक आपका स्पेसिफिक जवाब देता हूं, फिर मेरे को जेनरिक जवाब भी देना है। हाँ। सो स्पेसिफिकली अभी ऐसी है कि जब जो इंडिया में जो डिजिटल जर्नी शुरू हुई थी, सबसे पहले एटीएम से शुरू हुई थी। अगर आपको याद है 20 साल पहले से सबसे पहले एटीएम आए थे। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बाकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब आए हुए हैं। हाँ। उसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग काफी एडवांस्ड है। हाँ। और एटीएम अभी भी उतने अपग्रेड नहीं हुए हैं। तो अगर आप सोचेंगे किस तरह से, तो एज अ कस्टमर जो मैं जाता हूं एक बैंक में, मैं मोबाइल बैंकिंग का ऐप डाउनलोड करता हूं, मुझे लेटेस्ट वर्जन मिलता है। पर जब मैं एक अगर एटीएम में जाता हूं तो वो पुराना वर्जन का होता है। तो उसकी वजह से वो अभी तक कैचअप नहीं कर पाए हैं, एंड वो प्रॉब्लम है। अब विवेक जी, मेरा But एक सवाल है overall, यहीं मैं अपने पे बाकी कि यहाँ विवेक colleagues- जी, यहीं पे सवाल है, चूंकि आप जागरूक उपभोक्ता हैं, आपके पास जितनी जानकारी का एक्सेस है उतनी मेरी नहीं होगी, मेरे से ज्यादा और भी सामान्य दर्शकों की नहीं हो सकती है। तो क्या आप एटीएम से कार्ड निकालते वक्त, एटीएम कार्ड से पैसा निकालते वक्त आपके मन में ये डर रहता है कि क्लोन हो सकता है, आपका पैसा चोरी हो सकता है? काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे मन में भी ये डर नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने बैंक को ट्रस्ट करता हूं। और मैं वही कि मैं कहने वाला था कि मेरे बाकी कलीग से मैं सहमत हूं, ये किसी एक स्टेक होल्डर की गलती नहीं है। यहां पर कस्टमर है, उसको जागरूक होना चाहिए, उसको सेफ होना चाहिए। बैंक है जिनको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना चाहिए। ग्लोबली अगर हम देखें तो कुछ नए नए तरीके के सिस्टम आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली रियल टाइम फ्रॉड को पकड़ते हैं। तो ऐसे नए नए सिस्टम्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि अभी बैंक्स क्या होता है, रूल्स बनाते हैं। तो जो पहले चोरी हो चुकी है उनके पास उनके रूल्स होते हैं, पर चोर भी बिल्कुल नए नए तरीके यूज करते हैं। तो हर बार वो नया चोरी करते हैं, आप नए रूल बनाते हैं। सो आपको ऑलमोस्ट एक चोर से 2 कदम आगे होना पड़ेगा। तो उसका आपके सिस्टम को उतना तो फिर एनालिटिक्स आप यूज करना बताइए, पड़ेगा, उतना आपने डेटा कहा यूज कि आप करना अपने पड़ेगा। बैंक को ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके बैंक के एटीएम 75% नए चुनौतियों के हिसाब से उनका सॉफ्टवेयर सुरक्षित नहीं है। तो बैंक आपका भरोसा तोड़ रहा है, क्या ये बात लोगों को मालूम है? सो अभी वही कहने की बात है कि अगर एट द सेम टाइम बैंक बोलेंगे कि लोग अपना पासवर्ड सेफ नहीं रखते, तो कहने का मतलब है कि इस मोमेंट में किसी पे ब्लेम डालना सही बात नहीं रहेगा। आई वुड थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी है।